हरियाणा बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्रों के इस महीने जुलाई 2024 में अंतिम सप्ताह में आपके सेट वन के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और सेट वन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हरियाणा बोर्ड द्वारा लिया गया सेट वन का 2022 का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। और ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं उनकी तैयारी आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा बोर्ड द्वारा लिए गए जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आपको हमेशा उनकी तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेट वन का क्वेश्चन पेपर है, जुलाई 2022 के अंदर ये एग्ज़ाम लिया गया था हरियाणा बोर्ड के द्वारा। 9वीं कक्षा का है, सामाजिक विज्ञान विषय है। 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको एग्ज़ाम यानी कि क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए, और 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर आया था उस समय पर। लेकिन इस बार जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो आएगा 40 नंबर का, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक का। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहले ये जान लीजिए कि प्रारूप समिति थी क्या, ताकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है याद रहे। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और भारत जैसे विशाल देश को चलाने के लिए एक जो नियम है और कानून है उनकी ज़रूरत थी, और इसका मतलब है संविधान बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसके अंदर ये नियम और कानून लिखे हुए हैं कि भारत जैसा विशाल देश कैसे चलेगा। और इस संविधान को बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी यानी कि प्रारूप समिति, इस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी कि संविधान बनाने के लिए जो समिति बनी थी उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इन्होंने भारतीय संविधान को बनाया था। इनको जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि भारतीय संविधान का पिता भी इनको कहा जाता है। तो भारतीय जो संविधान है वो इन्हीं की देन है। तो दूसरा क्वेश्चन देखें। अब दूसरा क्वेश्चन है, कर्क रेखा डैश राज्य से नहीं गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और कर्क रेखा क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए। मान लीजिए कि ये ग्लोब है, तो इस ग्लोब में ये जो रेखा है ये कर्क रेखा होती है, और ये जो रेखा है ये मकर रेखा है, और इसके बीचों बीच जो रेखा होती है ये होती है भूमध्य रेखा। और ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों में से गुजरती हैं, और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो पहला राज्य है गुजरात है, उसके बाद है राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, उसके बाद त्रिपुरा है, और फिर मिजोरम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन के अंदर त्रिपुरा भी है, इससे भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। केवल ओडिशा ऐसा राज्य है जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। भारत का सबसे पूर्वांतर देशांतर है, जो यानी कि पूर्वांतर देशांतर यानी कि जो आखिरी जो सिरा है पूर्वी दिशा में वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन ए। और ये जो है जो आखिरी पूर्वी बिंदु है ये है अरुणाचल प्रदेश के किबुथी का एक छोटा सा शहर है, वो जो है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक लोकतांत्रिक देश में शक्ति का वास्तविक स्रोत कौन होता है? यानी कि जो एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि भारत भी जो है एक लोकतांत्रिक देश है, और इसमें लोकतंत्र के अंदर जो शक्ति का वास्तविक स्रोत कौन है, यानी कि शक्ति वास्तव में कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर बनेगा साधारण लोग, क्योंकि जो साधारण लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है, और वही जो है अपने नेता को चुनते हैं, यानी कि आम आदमी ही अपने नेता को चुनते हैं। तो इस तरह से जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जो वास्तविक शक्ति का जो स्रोत है, यानी कि जहाँ से शक्ति प्राप्त होती है, तो वो है साधारण लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीडीपी क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? यानी कि ये पुस्तक का नाम है, और ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? यानी कि भारत के अंदर जो हिमालय है उसमें सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वो है कंचनजंगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम है, यानी कि भारत के अंदर जो सबसे छोटा राज्य है उसका नाम बताना है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की साझा राजधानी का क्या नाम है, यानी कि जो आंध्र प्रदेश है और जो तेलंगाना है इन दोनों की जो साझी, यानी कि इन दोनों की जो राजधानी है उसका नाम है हैदराबाद। जिस तरह से हरियाणा और पंजाब है उसकी जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, इसी तरह से इन दोनों की भी जो राजधानी है वो हैदराबाद है। उसके बाद अगला है राइट द फुल फॉर्म ऑफ NCERT। NCERT की फुल फॉर्म बतानी है, तो ये यहाँ पर लिखी हुई है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर में आया है और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में साफ साफ ये बताया गया है कि 20 से 30 शब्दों में ही आपको कुछ प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 नंबर के हिसाब से इसका आंसर लिखा हुआ है। और जैसा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन से ही ये चीज़ पता लग रही है असहयोग आंदोलन, क्योंकि आपको पता होगा कि सहयोग का मतलब है किसी की मदद करना, हेल्प करना, लेकिन असहयोग का मतलब होता है किसी का सहयोग यानी कि किसी की मदद न करना। और भारत के ऊपर जो है उस समय अंग्रेज़ों का अधिकार था, तो जो अंग्रेज़ थे वो भारतीय लोगों का शोषण करते थे, जो अन्यायपूर्ण कानून थे वो भारतीयों के ऊपर थोप देते थे, अपनी मनमर्जी के टैक्स लगाते थे भारतीय लोगों के ऊपर। तो इस वजह से जो भारतीय लोग थे अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए थे और इस वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। आंसर देखें अब, असहयोग आंदोलन अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन है। यानी कि असहयोग जो आंदोलन है ये अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन है। और यह अंग्रेज़ों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी का मतलब ये है कि ऐसा आंदोलन जो पूरे देश में चला था। अहिंसक यानी कि इस आंदोलन के अंदर हिंसा करने की अनुमति नहीं थी, आंदोलन था। यानी कि इस यहाँ पर ये बताया गया है कि ये अंग्रेज़ों के द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानून, यानी कि जो अंग्रेज़ों ने अन्यायपूर्ण कानून भारतीय लोगों के ऊपर थोप दिए थे उसके विरोध में था। और जो अन्यायपूर्ण कार्य उन्होंने किए थे उसके विरोध में पूरे देश में चलाया गया एक अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया कि स्वराज्य अंतिम उद्देश्य है। और इस आंदोलन के द्वारा भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों को ये साफ साफ ये चीज़ बता दी थी कि उनका जो लक्ष्य है वो है स्वराज्य, यानी कि भारत को आज़ाद कराना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12वां, सर्व शिक्षा अभियान क्या है। आंसर देखें, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आरंभ हुआ था। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान यानी कि ये एक ऐसा अभियान था जिसके अंदर जो है सभी छात्रों को, जो ऐसे छात्र थे जिनकी उम्र 6 से 14 साल की थी, उन सभी को फ्री में शिक्षा दी जाती है इस अभियान के दौरान। यानी कि ये जो अभियान था 2001 में शुरू हुआ था। भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम था, यानी कि भारत सरकार का जो ये है एक मुख्य प्रोग्राम था जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। यानी कि इस अभियान की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। और इसके तहत यानी कि इस अभियान के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा यानी कि शिक्षा जो देना था छात्रों को वो ज़रूरी कर दी थी और मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी का प्रावधान है। और इसे मौलिक अधिकार बनाया गया और इसको जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया। और मौलिक अधिकार वो होते हैं जो भारतीय संविधान को के द्वारा आम नागरिकों को जो अधिकार दिए जाते हैं उनको मौलिक अधिकार कहते हैं। तो यानी कि सभी बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना जो है एक मौलिक अधिकार बना दिया गया इस अभियान के वजह से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्णन करें हिमालय कैसे बना, यानी कि हिमालय जो पर्वत है उसका निर्माण कैसे हुआ था, यानी कि कैसे बना था उसके बारे में बताना है। आंसर देखें, हिमालय के निर्माण का कारण पृथ्वी के 2 बड़े दो भाग प्लेटों का आपस में टकराना है। यानी कि हिमालय का निर्माण पृथ्वी के 2 बड़े भूभागों का आपस में टकराने से है। मान लीजिए एक तो ये बड़ा भाग है और एक ये बड़ा भाग है, इन दोनों के आपस में टकराने की वजह से जो है 2 बड़े भूभागों के आपस में टकराने से जो है
हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। मान लीजिए कि ये एक हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। जब ये आपस में टकराएंगे तो यहाँ पर दबाव बनेगा। जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो दबाव बनता है, और दबाव बनने के कारण जो है यहाँ पर उभार बन जाता है, यानी कि जो ज़मीन है यहाँ की वो ऊपर उठती है, और ऊपर उठने की वजह से ही जो है पर्वतों का निर्माण होता है, पहाड़ों का निर्माण होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर ये बता रखी है कि पृथ्वी पर मौजूदा गोंडवाना लैंड और अंगार लैंड भूभाग धीरे धीरे करीब आते रहे। यानी कि एक तो पहाड़ जो पृथ्वी का बड़ा वाला हिस्सा था जिसका नाम है गोंडवाना लैंड, और दूसरा जो बड़ा हिस्सा था उसका नाम था अंगार लैंड भूभाग। ये धीरे धीरे करीब आते गए, यानी कि पास आते रहे, और फिर एक ज़ोरदार टक्कर से इनमें मौजूद मिट्टी का एक पर्वत बन गया। और जब इन दोनों की आपस में टक्कर हुई तो टक्कर होने के बाद जो है मिट्टी का एक पर्वत बन गया। विज्ञान के अनुसार ऐसा तब होता है जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, यानी कि विज्ञान यानी कि साइंस के अनुसार ऐसा तब होता है, यानी कि ऐसे पहाड़ तब बनते हैं जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इतना अधिक दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है कि वहाँ विशाल पर्वत श्रृंखलाएँ बन जाती हैं। तो यानी कि जब दो प्लेटें टकराती हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि वहाँ पर इतना अधिक दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है कि वहाँ जो है बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएँ बन जाती हैं। तो इस तरह से जो है पर्वतों का निर्माण होता है, और इसी तरह से हिमालय पर्वत का भी निर्माण हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र क्या है, अपना उत्तर परिभाषा सहित दीजिए। आंसर देखें, लोकतंत्र के बारे में बताना है। लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था, यानी कि लोकतंत्र जो है एक तरह का शासन व्यवस्था है। जैसे पहले राजशाही होती थी जिसमें राजा होते थे और वो शासन करते थे। अब लोकतंत्र है भारत के अंदर। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, जिनमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि लोकतंत्र के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उनको समान अधिकार प्राप्त होते हैं, जो अपने मत का प्रयोग करके, मत का प्रयोग करना यानी कि अपने वोट का प्रयोग करके एक सरकार का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र में राजनीति, सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी होती है। यानी कि लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था होती है, यानी कि इन सभी चीज़ों के लिए व्यवस्था बनाई गई होती है। और यह शासन प्रणाली लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, और इस शासन प्रणाली के अंदर जो है लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि धर्म, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपनाने का जो है आज़ादी दी जाती है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता इसमें मिलती है। तो ये था 9वीं कक्षा का 2022 जुलाई 2022 में जो हरियाणा बोर्ड ने एग्ज़ाम लिया था उसका क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।